नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली स्टार्टअप नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है तो 400 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन बढ़ गया है। रेखा गुप्ता, सरकार का स्टार्टअप पर फोकस दिखाई देने लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि इंक्यूबेशन नीति से युवाओं को अब लाभ मिलेगा और दिल्ली में नवाचार को भी नया बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मंजूरी दे दी है और आपको बता दें कि एक बड़ा कदम उठाते हुए 400 करोड़ रुपए से अधिक की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी नीति को स्वीकृति दी गई है। तो नई नीति का उद्देश्य दिल्ली को देश के प्रमुख स्टार्टअप और इनोवेशन हब के रूप में विकसित करना है। इसके तहत नवाचार को बढ़ावा देने, नए उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने, इंक्यूबेशन सेंटरों को मजबूत करने तथा युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो सरकार का मानना है कि इस नीति से स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं, उद्यमियों और नवाचार आधारित कंपनियों को बेहतर माहौल मिलेगा। साथ ही अनुसंधान, तकनीक और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ेगा, जिससे निवेश आकर्षित करने और नई कंपनियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि ये नीति राजधानी की अर्थव्यवस्था को गति देने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होंगे। आने वाले समय में इसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश देने होंगे और आपको बता दें कि इसके लिए तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। कोयल मलिक के इस्तीफे से चिंताएं बढ़ गई हैं और आपको बता दें कि राज्यसभा से टीएमसी सांसद ने अपनी सदस्यता भी छोड़ दी है। तो तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तो इस्तीफे की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में इसके कारणों और संभावित प्रभावों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। फिलहाल कोयल मलिक ने अपने इस्तीफे के पीछे की वजह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इस संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में उनके इस्तीफे को लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि किसी भी संभावित कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन से किसी सांसद का इस्तीफा हमेशा राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जाता है। अब सभी की नज़र तृणमूल कांग्रेस के अगले कदम और पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कोयल मलिक भविष्य में सक्रिय राजनीति में किस भूमिका में नजर आती हैं। अगर राज्यसभा के सभापति की तरफ से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो संबंधित सीट रिक्त घोषित की जाएगी और आगे की प्रक्रिया संवैधानिक एवं निर्वाचन संबंधी नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इस्तीफा व्यक्तिगत कारणों से दिया गया है या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है। आने वाले दिनों में पार्टी या स्वयं कोयल मलिक की ओर से जारी बयान के बाद इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और साफ हो सकेगी। तो इसी बीच गुजरात से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से गुजरात में धरती हिली है। कच्छ में 3 मिनट में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.6 और 3.2 तीव्रता के ये भूकंप महसूस किए गए। तो भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। गुजरात के कच्छ जिले में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। महज 3 मिनट के अंतराल में आए 2 झटकों से इलाके में लोगों के बीच कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 और 3.2 दर्ज की गई। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी तरह के जान माल के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। कुछ भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहाँ समय समय पर हल्के और मध्यम तीव्रता के भूकंप दर्ज होते रहते हैं। इसी वजह से प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भूकंप के बाद संबंधित एजेंसियों ने प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है और किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सितंबर महीने में प्रदेश व्यापी रथ यात्रा निकालेंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए सपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और जनता के बीच अपनी नीतियों एवं मुद्दों को पहुंचाने का प्रयास करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के अलावा कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच अपने मुद्दे रखेगी, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले यह रथ यात्रा समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा हो सकती है। हालांकि यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम और रूट अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। पार्टी की ओर से जल्द ही इसकी तारीख, मार्ग और कार्यक्रम को लेकर औपचारिक घोषणाएं किए जाने की संभावना है। वहीं भारतीय नौसेना अपनी परिचालन क्षमता और युद्ध तैयारियों को और मजबूत करने के उद्देश्य से कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस 26-2 के आयोजन करेगी। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न परिस्थितियों में नौसेना की त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और परिचालन दक्षता का परीक्षण करना है। ऑपरेशन के दौरान नौसेना के विभिन्न जहाज इकाइयां और संबंधित संसाधन निर्धारित अभ्यासों में हिस्सा लेंगे। अभ्यास के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रणनीतिक समन्वय और युद्ध संबंधी तैयारियों का आकलन किया जाएगा। साथ ही नौसेना के अधिकारियों और जवानों की संचालन क्षमता और विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी परखा जाएगा। भारतीय नौसेना समय समय पर इस तरह के अभ्यास आयोजित करती है ताकि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ किसी भी संभावित चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस 26-2 भी इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना जा रहा है, जो नौसेना की परिचालन क्षमता, समन्वय और युद्धक तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अहम रूप देने के लिए वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। ये बैठक कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों, सरकार को घेरने की रणनीति और विपक्षी दलों के साथ समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेतृत्व ने सांसदों से सदन में एकजुट होकर जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने और सरकार से जवाब मांगने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। सूत्रों के अनुसार बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और अन्य समसामयिक विषयों को लेकर संसद के पार्टी की भूमिका पर भी चर्चा हुई। साथ ही विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। मानसून सत्र से पहले हुई इस बैठक को कांग्रेस की चुनावी और संसदीय रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य संसद में सरकार को विभिन्न जनजाति के मुद्दों पर घेरने के साथ साथ विपक्ष की साझा आवाज़ को और अधिक प्रभावी बनाना है। वहीं खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। सरकार ने जहाज मालिकों, शिप मैनेजमेंट कंपनियों और भर्ती एजेंसियों को सलाह दी है कि अगले आदेश तक हुर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर भारतीय नाविकों की नई तैनाती से बचें। यह निर्देश क्षेत्र में हालिया हमलों और सुरक्षा हालात बिगड़ने के बाद जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही जहाज़ों के मास्टर और ऑपरेटर को सतर्क रहने, सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने और नौवाहन संबंधी चेतावनियों पर लगातार नज़र बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री मानव संसाधन प्रदाताओं में से एक है और बड़ी संख्या में भारतीय नाविक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों पर कार्यरत हैं। ऐसे में हुर्मुज क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए सरकार का ये कदम भारतीय नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। वहीं संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि केंद्र सरकार परिसीमन से जुड़ा विधेयक लाना चाहती है और कांग्रेस इसका विरोध करेगी। जयराम रमेश ने कहा कि अगर सरकार संसद में परिसीमन बिल लाती है तो कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। उनका कहना है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सभी राज्यों की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा व्यापक सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि इस स्तर के फैसलों का देश के संघीय ढांचे और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा आवश्यक है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन विधेयक लाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में जयराम रमेश का ये बयान राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है। अगर भविष्य में सरकार इस संबंध में कोई विधेयक लाती है तो संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। आज 1.5 घंटे तक पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक चली
अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी और पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद थे। पहली बात तो यह है कि जो विधेयक आने की संभावना है इस सत्र में, हालांकि औपचारिक तौर से हमें कुछ जानकारी मिली नहीं है। परसों दिन या 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां औपचारिक तौर से हमें वो जानकारी मिलेगी। हालांकि वो सर्वदलीय बैठक एक औपचारिकता है, वो बेमतलब की एक औपचारिकता है, जहां 35 नेता बोलते हैं, सरकार की ओर से 4 नेता सुनते हैं और 2 लोग जिनको करना है, 2 नेता वो करते हैं। यही हमारा अनुभव रहा है पिछले 12 साल में। 35 से 40 लोग बोलते हैं इन बैठकों में। 4 लोग राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, किरण रिजिजू जी और एक MOS बैठते हैं, सुनते हैं, नोट लेते हैं, पर होता है जो 2 लोगों की मनमर्जी, जो बुलडोज कराना चाहते हैं वो करते हैं। पर जो हम अनुमान कर रहे हैं, जो विधेयक आ सकते हैं, उस पर काफ़ी लंबा चर्चा हुआ। जो सुनने को मिला है कि वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े कथित नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी कर मामले से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की है। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, हवाला लेन देन और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई है। ईडी उन लोगों और नेटवर्क की भूमिका की भी जांच कर रही है जिन पर अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की मदद करने या उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने का संदेह है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जांच एजेंसी के कब्जे में आए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। हालांकि एजेंसी की ओर से अभी तक बरामदगी या गिरफ्तारी को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। ईडी का कहना है कि जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को अवैध घुसपैठ और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं इटावा के एक मौलाना के कथित बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मौलाना के कथित बयान को अत्यंत निंदनीय बताते हुए आरोप लगाया कि ये बयान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के संबंध में की गई कथित टिप्पणी हिंदू समाज की आस्था का अपमान है। उन्होंने संबंधित मौलाना के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। स्वामी चक्रपाणी ने यह भी कहा कि ऐसे बयानों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है और प्रशासन को मामले का संज्ञान लेकर कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस मामले में मौलाना का पक्ष या उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथ ही ये भी स्पष्ट नहीं है कि संबंधित बयान को लेकर पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया है या फिर नहीं। फिलहाल ये मामला धार्मिक और सामाजिक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। प्रशासन की ओर से जांच या कार्रवाई को लेकर जो भी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जहाँ पे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को दबाया जाता है, उनकी भावना, उनकी आस्था को खंडित किया जाता है, वहीं भारत में भी अल्पसंख्यक द्वारा, कुछ मौलानाओं द्वारा बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना को बार बार तार किया जाता है। इसी कड़ी में जिस प्रकार से इटावा के मौलाना ने भगवान कृष्ण को कहा कि वो 5 वक़्त के नमाज पढ़ते थे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौलाना के दिमाग को कौन सा फितूर है जो चाहता है कि देश में स्थिति खराब हो। इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि इसके दिमाग कहाँ से चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के तार जुड़े हुए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लामिक जिहादी, इस्लामिक आतंकियों के से इसके तार जुड़े हों। इसकी जांच की जाए, इसकी फंडिंग की, इसकी बैंक बैलेंस की जांच किया जाए। जब पाकिस्तान कोई आतंकी नहीं भेज पाता है तो कुछ न कुछ दिनों के बाद ऐसे जो समाज में आतंक का जहर घोलने का काम करते हैं, नफरत और घृणा फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोग भगवान कृष्ण और राम जी पे टिप्पणी करते हैं।
ये इटावा का मौलाना कह रहा है कि राम और कृष्ण इस्लाम का प्रचार करते थे और इस्लाम को प्रमोट करते थे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, बताइए। इस्लाम कब सैकड़ों वर्ष नहीं हुए कुछ, और ये हमारा भगवान कृष्ण और भगवान राम त्रेता और द्वापर के हैं, हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले, और उनसे तुलना कर रहा है। सवाल ये है, तुम्हारी अपनी आस्था है, तुम अपनी आस्था की बात करो, लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की बात कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं यह नफरत फैलाने वाली बात है, कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना को आहत करने वाली बात है। मेरा सरकार से, प्रदेश और केंद्र सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे जिहादी मानसिकता के मौलानाओं के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई तत्काल किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए, इसकी जांच किया जाए, इसकी मंशा क्या है इन सब बयानों के पीछे, और कठोर से कठोर इसको सज़ा दिया जाए ताकि दोबारा कोई हिम्मत न कर सके। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इन पे कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। और तमाम इस्लामिक संस्थाएं जो मौन है, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, जो बुद्धिजीवी हैं, कि आगे आए और इस तरह के नफरती और घृणा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए। नमस्कार।